मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का टॉपिक कंप्लीट मेरे हिसाब से तो हो गया है। आपको सोल्यूशन देना है, लेकिन मैं कल फाइनल की क्लास ही रात 10 बजे फायर हुआ हूँ तकरीबन, साढ़े नहीं 10 बजे नहीं, 6:30-7 बजे। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पढ़ा के, तो इतनी लंबी क्लास पढ़ा के। इसीलिए माजरत। आप कह रहे होंगे क्या सोल्यूशन मिलता नहीं, सवाल मिल जाते हैं, ये क्या है वो क्या है, तो कोई नहीं, सोची जाए। लेकिन ये इस हफ्ते ही है, अगले हफ्ते से फाइनल ख़त्म है, फिर मेरे पास टाइम होगा फुल अपने ये जो पेंडिंग काम है। वैसे पुराने नोट्स दे सकता हूँ, पुराने सोल्यूशन। मेरी बुरी आदत है, मैं हर दफ़ा प्रेजेंटेशन चेंज करता हूँ, हर दफ़ा सोल्यूशन चेंज करता हूँ। तो अब मैं इसीलिए पुराने नहीं देना चाह रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में किसी का कोई मसला मसाइल है, हल तो नहीं मैंने कराना, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी ने हाथ से किया है, सिर्फ पढ़ के डर गया है, तो वो नहीं। जो बच्चे फ्राइडे को और सैटरडे को नहीं थे वो खड़े हो जाएं। हाँ जी, लेक्चर नंबर 26, लेक्चर नंबर 26 CMA, ठीक है, CMA लेक्चर नंबर 26। अच्छा, और इसमें अब आप मुझे बताएं, जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का टेस्ट है आपका, मैंने तो कुछ नहीं कराना, अब सोल्यूशन दे दूंगा आपको, शायद आज ही शाम को तस्वीरें भेज दूँ, चलो रकमें तो वेरीफाई कर लो, नए फॉर्मेट में सोल्यूशन भेज दूंगा बाद में। तो क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम, आप 4 का पूछने लगे जी, पूछें क्या प्रॉब्लम है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इससे आगे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इट विल बी क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन विच बेस शुड बी यूज्ड। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अदरवाइज कुछ नहीं दिया हुआ तो नॉर्मल प्रेफरेबल है, नॉर्मल प्रेफरेबल है, नॉर्मल ज़्यादा जगह इस्तेमाल किया, नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन बस जिस सवाल में आप पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है उसमें बेको फिक्रा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ये जवाब है आपके सवाल का। यानी अगर फिक्स्ड OAR के नीचे क्या आएगा, आप यही पूछ रहे हैं ना, बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी भी दी हुई है, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स भी दी हैं, सर हम क्या रखें नीचे। तो मैं कह रहा हूँ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बस ये जवाब है, बस इतनी बात करूँगा। और परेशानी एंट्रियों के लिए लिखा होता, पहले भी बताया था, ये लाइन एंट्रियों के लिए लिखी होती है, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये पहले भी एक आधी दफ़ा आई है कई लाइन FOH के चैप्टर में, आपको याद ही नहीं, नोट्स निकालो, वहाँ एक सवाल में ये लाइन लिखी थी, मैंने कहा था बेटी ये लाइन एंट्रीज़ के लिए होती है और एंट्रीज़ मांगी नहीं है। तो हमने टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक आज शुरू करना है, बहुत आसान है, कभी कभी आता है बिल्कुल, एक थोड़ा सा ये वैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी मुश्किल नहीं था, हल्के टॉपिक चल रहे हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो हैवी होगा, नहीं टारगेट के बाद डिसीजन मेकिंग। जी, टारगेट कॉस्टिंग पे आ जाए। छुट्टी ना करें फ्राइडे सैटरडे तो हरगिज नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बीमार शुमार भी होते हैं, आ जाए, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। इधर करीब हॉस्पिटल भी है, थानू ले जाएंगे हम ईद लतीफ। हाँ जी, टारगेट कॉस्टिंग पे आ जाए जी। या किसी को बहुत दिल चाहता है छुट्टियां करने का, वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए, कोई मसला नहीं, ऑनलाइन पढ़ी जाए। ऑनलाइन का लेकिन रिजल्ट 30-40% से ऊपर कभी भी नहीं हुआ, और ऑनलाइन वालों में फेलियर रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑनलाइन पढ़ने वाले ज़रा बच्चे एहतियात करें जो लेक्चर सुन रहे हैं प्लीज़। टारगेट कॉस्टिंग, सबसे पहले इस टॉपिक में करना क्या है, इसका पर्पस क्या है, हर चैप्टर का पर्पस पता हो। बेसिक के चैप्टर का पर्पस सिर्फ यही था कि आपको छोटी मोटी बेसिक की बातें टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करना। FOH के पूरे चैप्टर का मकसद था हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट कॉमन फैक्ट्री एक्सपेंसेस between different departments या among different departments, among different machines, among different products,
ABC का टॉपिक था और पर्पस था हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट फैक्ट्री ओवरहेड एज वेल एज सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स अमंग वेरियस प्रोडक्ट्स। ये उसका मकसद बड़ा है थोड़ा सा। ABC का मकसद है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट फैक्ट्री ओवरहेड्स एज वेल एज सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स अमंग वेरियस प्रोडक्ट। उसमें डिपार्टमेंट्स नहीं है, ABC में डिपार्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट किस में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और एक्टिविटी वाइज। अच्छा, इसके बाद अगला हमने किया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर का मकसद है रिपोर्टिंग ऑफ द प्रॉफिट, रिपोर्टिंग ऑफ द। तो प्रॉफिट को रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक का नाम है एब्जॉर्प्शन जो IS को है, 100% IS को छापा लगाता है, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट्स का अपना मेथड है जो डिसीजन मेकिंग में वो इस्तेमाल करते हैं। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट सिर्फ डिसीजन मेकिंग में यूज होनी है, बाकी कभी नहीं। कब नहीं? बाकी कभी नहीं। जब भी मैं कहूँ इनकम स्टेटमेंट बनाओ, आप कहें सर जी तो क्या है बेटा, हम क्या बात कर रहे थे कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का मकसद क्या था। मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि आपकी अगर कोई एम्बिग्युइटी रह गई है तो क्लियर हो जाए। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का मकसद है प्रॉफिट रिपोर्ट करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। कुछ ना कहूँ सिर्फ कोई इनकम स्टेटमेंट बनाओ तो बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्प्शन चलनी है। अगर मैं कहूँ डिसीजन मेकिंग के बाद बनाओ या डिसीजन मेकिंग के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो फिर वो किससे बननी है। तो मैं आपको इस चैप्टर के बाद अगला सारा डिसीजन मेकिंग ही कराऊंगा। जब डिसीजन मेकिंग कराऊंगा तो वहाँ मुझे बच्चे पूछेंगे बार बार सर जी मार्जिनल से करें या, तो मैं कहूँगा बेटा मैंने पहले बता दिया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाली इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट निकालते ही डिसीजन मेकिंग में, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये होगा टॉपिक। अब अगला आता है ये। अच्छा, वहाँ किसी ने आप में से पूछा नहीं क्योंकि आप नोट्स पढ़ने के आदी नहीं हैं, पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है बताओ, नोट्स में लिखी हुई है। बोलना नहीं जी, ना तुसी पूछते हो, मैं भी खामोश था, मुझे पता था कि मैंने नहीं बताया जी। नोट्स क्यों नहीं पढ़ते यार जी, नोट्स किस लिए रखे हुए हैं, वेखन वास्ते, अबू दे पैसे लवाने वास्ते। क्या होती है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट? नहीं, वहाँ ये बात नहीं लिखी गई। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का फर्क किसी को पता हो? किसी को पता हो जी बेटी? जो कॉस्ट फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड कर दी जाए, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए इंक्लूड कर दी जाए, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। हर वो कॉस्ट जो एक यूनिट की पर यूनिट की कॉस्ट निकालते हुए, इन्वेंट्री वैल्यू करते हुए, कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाए, तीनों में मेन बात है प्रोडक्ट कॉस्ट में। प्रोडक्ट कॉस्ट मीन हर वो कॉस्ट जो एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हुए, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हुए, वैसे नोट्स में इन्वेंट्री की कॉस्ट ही मेन लिखा हुआ है, और तीसरा कॉस्ट ऑफ सेल में ले ली जाए, वो आपकी है प्रोडक्ट कॉस्ट। और एब्जॉर्प्शन में मटेरियल भी प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसके साथ एरो बना ले, लेबर भी प्रोडक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल एफओएच भी प्रोडक्ट कॉस्ट है, और फिक्स्ड एफओएच भी प्रोडक्ट कॉस्ट है। मार्जिनल में प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होंगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच। जो कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है वो सारी पीरियड है। पीरियड मीन वो कॉस्ट पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट के उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाती है। वो इन्वेंट्री का पार्ट, जो कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट बनती है उसके टुकड़े होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं। कुछ टुकड़ा इस साल रिकॉर्ड होता है एक्सपेंस, और जो नहीं बिक सका वो अगले साल चला जाता है। ये आपकी अकाउंटिंग एफआर अच्छी नहीं है, इंट्रो अच्छी नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा मैंने क्या बोला है। मैंने क्या बोला है, जो पीरियड कॉस्ट होती है वो पूरी की पूरी उस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाती है। प्रोडक्ट कॉस्ट के दो टुकड़े होते हैं, जितनी इस साल में बिक गई वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, जितनी नहीं बिकी वो अगले साल शिफ्ट हो जाती है। ये बात आपने कभी पढ़ी है, नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, इंट्रो में भी ऐसे ही है, एफआर में भी ऐसे ही है। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं ना, तो असल में पता है आप क्या करते हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, तो आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट का कुछ हिस्सा अगले साल शिफ्ट कर रहे होते हैं। क्यों? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है इस साल के रेवेन्यू में से वो वाली कॉस्ट माइनस करनी है जितनी चीज़ें बिकी हैं। जो चीज़ें नहीं बिकी उनकी कॉस्ट को इधर से निकाल कर अगले साल शिफ्ट करो, अगले साल बिकेंगी तो
मैच हो जाएंगी, मैचिंग प्रिंसिपल है। ये सारा इंट्रो में बताते हैं टीचर, अगर बताते हैं ठीक है, नहीं बताते तो शायद इस वक्त ज़रूरत नहीं थी, या FR1 में बताना चाहिए। नहीं आपको पता, अब बता दिया मैंने कि कोई भी जब आप इन्वेंट्री माइनस करते हैं इसका मतलब होता है हम प्रोडक्ट कॉस्ट का एक वो पोर्शन जो इस साल बिका नहीं उसको एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे, तभी तो उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को एसेट बना के। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट नहीं जाता अगले साल, वो पहले जाता है इस साल की बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट इस साल की जो बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो अगले साल के क्या बन जाते हैं, वो इस रूट से जाती है अगले साल। ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें रूट होती हैं, और पीछे चल क्या रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल से निकलती है। सारी चीज़ें बिक गई नहीं जो इस दफ़ा बनाई थी, अगर सारी चीज़ें बिक गई तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं होगा, इसका मतलब है सारी की सारी प्रोडक्ट कॉस्ट इसी पीरियड में चार्ज होगी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो इसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाए। ओ सॉरी, प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट कॉस्ट में आए, इन्वेंट्री में आए, कुछ इस साल एक्सपेंस आउट हो जाए और कुछ अगले पीरियड में शिफ्ट हो जाए। पीरियड कॉस्ट वो होती है जो एक तो इन्वेंट्री में नहीं आती, इस वजह से ये सारी की सारी अमाउंट करंट ईयर में ही एक्सपेंस के तौर पे लेस कर दी जाती है। बच्चे कहते हैं सर जी एक एक बता दें, तो एक एक में ये है बेटा, मटेरियल जो है ये मार्जिनल में प्रोडक्ट है, एब्जॉर्प्शन में भी प्रोडक्ट है, लेबर प्रोडक्ट, वेरिएबल एफओएच दोनों प्रोडक्ट ही है। फर्क कहाँ पे आता है, फिक्स्ड एफओएच। असल फर्क इसका है, ये मार्जिनल में पीरियड कॉस्ट है, तभी तो नीचे सेलिंग एडमिन के साथ उठा के लिख दी, और यहाँ ये पर प्रोडक्ट है तभी पर यूनिट पे OAR निकालते हैं। सेलिंग एडमिन नीचे वो सब पीरियड है, सेलिंग वेरिएबल सेलिंग हो ये भी पीरियड है, इधर भी पीरियड है, सिर्फ फ़र्क इसकी वजह से है। अच्छा फिक्स सेलिंग हो, अब जिन्होंने ये कहा था ना कि पीरियड कॉस्ट फिक्स होती है तो वो तो ये गलत कह रहे हैं, वेरिएबल सेलिंग भी पीरियड कॉस्ट होती है। ठीक है, जो कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट बन सकती है दैट इज प्रोडक्ट, जो नहीं बन सकती कभी दुनिया में जिंदगी में IS में, वो सारी पीरियड है। और ये सेलिंग एडमिन सारी पीरियड होती है, ये भी पीरियड है, ये भी क्या है पीरियड है। उसके बाद मेरा ख्याल है कोई एडमिन होती है वो भी, इससे नीचे प्रोडक्ट नहीं है, ये सेलिंग एडमिन ये वो सब पीरियड है। ठीक है, पता लग गया आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट आपकी अगर उसमें दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आपको आना चाहिए। चलो अच्छा जी, इस टॉपिक का पर्पस क्या है, इस टॉपिक का पर्पस क्या है, पर्पस ये है जी बेटा, इस टॉपिक का जैपनीज कहते हैं, जैपनीज फिलॉसफी है, जैपनीज फिलॉसफी है। देखें किसी भी चीज़ की सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है, आम फिलॉसफी बताओ पहले, आम तरीका सेल प्राइस कैसे निकाली जाती है, सेल प्राइस पर यूनिट कैसे निकाली जाती है, वो सेल रेवेन्यू बता रहे हो आप, किसी भी प्रोडक्ट की सेल प्राइस पर यूनिट कैसे निकाली, हाँ ये सादा सा है, कॉस्ट पर यूनिट उस प्रोडक्ट की प्लस क्या होता है प्रॉफिट। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 18 रुपये, 4 रुपये प्रॉफिट ऐड किया तो उसकी सेल प्राइस क्या आ गई 22 रुपये। आम हालात में हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। जैपनीज कहते हैं भाई इस प्राइसिंग में एक मसला है, आप प्राइस घर बैठ के तय कर रहे हैं, जिसका नुकसान ये है कि जब आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने जाएंगे तो शायद कस्टमर को ये क्या लगे, महंगी लगे, और वो आपकी प्राइस को आपके कंपेटिटर्स की प्राइस से कंपेयर करे, या कंपेटिटर कोई मौजूद ही नहीं है लेकिन वो कहे नहीं यार ये बड़ी महंगी है। वैसे ये टॉपिक होता नई प्रोडक्ट्स के लिए है। आप एक नई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं और उसकी प्राइस पहली दफ़ा तय कर रहे हैं, तो आम तरीका सेल प्राइस तय करने का होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, सेल प्राइस इज अनएक्सेप्टेबल टू द कस्टमर, ये पॉसिबिलिटी है, और आपकी प्रोडक्ट नाकाम हो जाए इस बुनियाद पे कि प्रोडक्ट्स ही बहुत ज़्यादा है। जैपनीज कहते हैं अच्छा दूसरा, जब आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप होगी तो आप ये जो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं
वो कम होगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने जब प्राइस को कम करना है तो ठीक है, अब आपने मसला जैपनीज़ कहते हैं कि यार ये तो काम बड़ा मुश्किल बन जाता है कि आप जब किसी भी प्रोडक्ट की सेल प्राइस को घर बैठ के तय करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नाकाम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ये काम उल्टा करें। उल्टा क्या करें? कस्टमर को प्रोडक्ट दे आएँ, उसे कहें हाँ आप इसको यूज़ करें, सबको नहीं, सैंपल बना के, प्रोटोटाइप कहते हैं उसको। जैसे गाड़ियों की बात करें तो सुनील मंज है जैसे यहाँ पे parkwheel.com का ऑनर, उसको गाड़ियों की अवेयरनेस है। इस तरह के बहुत से लोग हैं, फ्रंट पे नहीं है लेकिन बैक एंड पर जितने भी गाड़ियों के डीलर हैं उनमें बड़े बड़े कीड़े हैं, दिमागी तौर पे इतने खरू हैं अपने गाड़ियों के मुतालिक, उनको इतना नॉलेज है कि वो जैसे ही नई गाड़ी आती है उसको शोरूम, पहले दफ़ा शोरूम पे जाते हैं देखने के लिए, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं इसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। उनकी निगाह बड़ी क्रिटिकल है। उनका मकसद ख़रीदना नहीं है, उनका मकसद उसका जायज़ा लेना, इंस्पेक्शन, और उसको परखना है कि ये कस्टमर के लिए कैसी है। तो बेटा क्या होता है, जापानीज कहते हैं आप प्रोडक्ट की सेल प्राइस खुद तय ना करें बल्कि प्रोडक्ट कस्टमर को दे आए, उसको कुछ अरसा कहें यूज़ करो, हम आएंगे, सर्वे करेंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म पे प्राइसेस लिखी होंगी, आप उनमें से सिलेक्ट कर लेना जो आपको पसंद आए। तो प्राइस किसके मुंह से पता की गई? आप डेफिनेटली जिनको बहुत अच्छी लगी होगी उन्होंने थोड़ी हाई प्राइस सेलेक्ट कर ली होगी, जिनको बहुत ही फारिग प्रोडक्ट लगी, आप प्राइस की रेंज देते हैं कि प्राइस 18 रखी जाए, 20 रखी जाए, 22 रखी जाए, 24 रखी जाए। तो कुछ कस्टमर होंगे जिन्होंने 18 वाले बहुत ज़्यादा होंगे। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूनिकनेस पे। किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी और यूनिकनेस पे, ठीक है। तो होगा क्या, जापानीज कहते हैं आप सबसे पहले ये काम ऐसे उल्टा चलाएं कि आप सबसे पहले कस्टमर से सर्वे करके प्राइस का तयन करवाएं। कस्टमर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उनकी एवरेज निकाल लें। क्या निकाल लें? एवरेज आती है 20 रुपया। एवरेज क्या आती है? इसका क्या मतलब है? कस्टमर्स आर विलिंग टू पे 20 रुपीज़ एवरेजली, कस्टमर्स आर विलिंग टू पे 20 रुपीज़ रादर देन 22। हो भी सकता है ये ज़्यादा भी आ जाए, सर्वे में कुछ भी आ सकते हैं नताइज। मैं वो नताइज ले रहा हूँ जिससे ये टॉपिक खुलेगा, टारगेट कॉस्टिंग का ओपन होगा टॉपिक, हमारा काम शुरू होगा। ये सर्वे हमारा काम नहीं है, ये सर्वे मार्केटिंग की रिसर्च फर्म्स होती हैं, उनका ये काम होता है। वो कस्टमर को प्रोडक्ट दे के आती हैं, फिर एक सर्वे फॉर्म लेके जाती हैं, सवालनामा होता है, 12-15 सवाल होते हैं उस पर, ठीक है। तो वो जो 12-15 सवाल वाला फॉर्म होता है वो फिल करवाती हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब सेल प्राइस का तयन कस्टमर से हो जाएगा, अकाउंटेंट साहब कहेंगे हमने तो इसमें से 4 रुपये का प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। कितना कमाना है? प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर मैंने प्राइस कम की तो मैं तो बड़ा वो काम ख़राब हो जाएगा सर जी। अगर आप प्राइस को कम करने के लिए प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। जापानीज कहते हैं प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर ये प्राइस कम करनी है, जिसका दूसरा मतलब क्या है, वो चाह रहे हैं कि आप अपनी जो प्रोडक्ट जो आपने सैंपल मॉडल दे के 18 रुपए की कॉस्ट पे बना के कस्टमर को सैंपल दे के आए हो ना 18 रुपए के हिसाब से, उनको अब इस तरह डिज़ाइन करो, इस तरह बनाओ कि वो कितने की कॉस्ट पे बने। अगर वो 16 की कॉस्ट पे बनेंगे तो आपके लिए वारे में है इस प्राइस पे, अगर वो 16 से ज़्यादा की कॉस्ट पे बनेंगे तो आपके लिए वारे में। तो टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच क्या है, पहले सेल प्राइस का तयन होगा, फिर अकाउंटेंट अपना प्रॉफिट जितना जेन में सोचे बैठा उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और फिर क्या तय होगी, वो कॉस्ट जो होनी चाहिए, इस कॉस्ट को कहते हैं टारगेट कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? ये कॉस्ट प्रेजेंटली जो आप सैंपल देकर आए थे ना बना के गाज सर्वे के लिए, ये उनकी 18 रुपये कॉस्ट है, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 16 रुपये। मेरी बात समझ आ रही है? यानी हमने क्या किया, 18 की प्रोडक्ट बनाई, 4 रुपये प्रॉफिट ऐड किया, 20 रुपये की सेल प्राइस रखी, टेंटेटिव प्राइस, कस्टमर को सर्वे के लिए दिया है, कस्टमर से सर्वे कराया, पता चला ये प्राइस तो उनके लिए काबिल कबूल, जो हमारी सोच थी वो वाकई ऐसा ही हुआ है, नहीं काबिल कबूल। फिर हमने जो उनकी रिकमेंडेड प्राइस थी उसको रख के बैक कैलकुलेशन की, ताकि हमें पता तो चले कि ये कितनी कॉस्ट पे प्रोडक्ट बन के कस्टमर तक जानी चाहिए। प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। प्राइस कम करने के दो ही तरीके हैं,
प्राइस कम करने के दो ही तरीके हैं, या कॉस्ट कम कर लो या प्रॉफिट कम कर लो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो अब ये क्या आ जाएगी, टारगेट कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? इसको कह देते होते हैं करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट या करंट कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? करंट कॉस्ट या करंट। अभी मैं सवाल नहीं करवा रहा, अभी सिर्फ आपको बेस दिमागी तौर पे आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट, और ये टारगेट कॉस्ट से थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है। इसको नहीं छेड़ना, ये तो अब आपके माइंड में आ गई है कि 516 से बननी चाहिए ये प्रोडक्ट, तो वो अब बन कितने की रही है, कितनी ज़्यादा महंगी बन रही है, तो वो 2 रुपये से इस कॉस्ट को हमने क्या करना है, कम करना है। ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसको कहते हैं टारगेट कॉस्ट गैप। इसको क्या बोलते हैं? टारगेट कॉस्ट गैप। व्हेन योर करंट कॉस्ट, करंट का मतलब है जो मॉडल आप सर्वे के लिए दे के आए थे उसको बनाने पे जो खर्चा खुर्चा आया था। व्हेन योर करंट कॉस्ट इज मोर देन टारगेट कॉस्ट, इट मींस गैप एग्जिस्ट। अगर करंट कॉस्ट बाय चांस ऐसा होता कि ये आती 24 रुपए, क्या आती, ये कितना था प्रॉफिट, टारगेट कॉस्ट क्या आती, तो वो ठीक है, हम तो पहले ही 18 पे बना रहे हैं। उनकी वाली प्राइस के मुताबिक 20 की कॉस्ट पे प्रोडक्ट बननी चाहिए। वो टॉपिक ओपन नहीं होता। टॉपिक ओपन कब होता है? टॉपिक जो आई कैप में, तो ये सवाल आ भी सकता है कि आप सवाल करें तो ये जवाब आ रहा हो 20, करंट कॉस्ट आ रही हो 18, आप कहें सर जी वहां तो गैप माइनस में आ रहा था। माइनस में गैप नहीं लिखते होते आप, बल्कि ये कहेंगे ऑलरेडी कंपनी हैज करंट कॉस्ट लोअर देन द टारगेट कॉस्ट। कम कौन सी रकम होनी चाहिए? टारगेट कॉस्ट कम होगी, क्योंकि कस्टमर ने तो कम ही बतानी है। आपको पता है ना सारों में साइकी होती है, काटते तो यार, तो कस्टमर कम बताएगा, टारगेट कॉस्ट कम होगी, करंट कॉस्ट ज्यादा है। जितनी करंट कॉस्ट ज्यादा है इसको कम करना है। तो टॉपिक का पर्पस क्या है, लिखें जी। टॉपिक का पर्पस है, बस मैं यहाँ बात खत्म कर रहा हूँ। टॉपिक का हमने कितने में टेस्ट शुरू करना है? 2:30 पे है। हाँ जी, टॉपिक का पर्पस क्या है? टॉपिक का पर्पस क्या है जी? टारगेट कॉस्टिंग क्या है? ये प्रॉफिट मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। हमें अपना प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और कॉस्ट कम करके आप अपना प्रॉफिट मैनेज कर रहे हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग एक प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक है। बल्कि सॉरी, पर्पस बताने से पहले मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग। अपना मेरा दिमाग घूम गया जी। व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? तो क्या है जी जवाब? टारगेट कॉस्टिंग इज अ प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक। प्रॉफिट मैनेजमेंट का मतलब है हम अपना प्रॉफिट गिरना नहीं देखना चाहते, लेकिन कस्टमर प्राइस कम बता रहा है। तो टारगेट कॉस्टिंग इज अ प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन डिजाइन स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। आई कैप पुरानियों पे भी लगा देता है, लेकिन ये वैसे होती नई प्रोडक्ट्स पे है। आई कैप के सवालों में कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है, उनका कोई नहीं है। पुरानी प्रोडक्ट पे जो लगती है उसको केजन कॉस्टिंग कहते हैं। तो ये आई केजन, हाँ जैपनीज है। तो आप फिलहाल टारगेट तक ही रहें। टारगेट कॉस्टिंग क्या है जी? प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड ड्यूरिंग डिजाइन स्टेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स बाय रिड्यूसिंग करंट कॉस्ट, बाय रिड्यूसिंग करंट कॉस्ट। तो पर्पस क्या हो गया? रिडक्शन इन कॉस्ट टू अचीव योर रिक्वायर्ड प्रॉफिट। पर्पस क्या हो गया इस टॉपिक का? पर्पस क्या हो गया? रिडक्शन इन करंट कॉस्ट टू अचीव रिक्वायर्ड प्रॉफिट। बस इस टॉपिक का मकसद है ऐसे ऐसे तरीके लगाओ कि किसी तरह से कॉस्ट कम हो जाए जी। हाँ जी, रिक्वायर्ड प्रॉफिट। पर्पस क्या है इसका? रिडक्शन इन कॉस्ट, रिडक्शन इन करंट कॉस्ट टू अचीव रिक्वायर्ड प्रॉफिट। आज आपने जाना है यूट्यूब पे लिखना है टाटा कंपनी की नैनो कार थी, उसकी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है नेट पे, उसको जाके देखना। वो डॉक्यूमेंट्री सारी टारगेट कॉस्टिंग के लिए बनी हुई है। उन्होंने अनाउंस किया था, वो टाटा कंपनी का जो मालिक था जो रिसेंटली फौत हुआ है, ये क्या हुआ जो भी, तो वो 1 लाख रुपए में गाड़ी देंगे, छोटी सी इतनी सी 3-4 लोगों। वो 1 लाख उसने प्राइस तो अनाउंस कर दी, फिर जो अब 1 लाख की सेल उसने खुद अनाउंस की थी, सर्वे नहीं किया था। उसने कहा गरीब, उसने कहा मैं गुजरता था, लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, मियाँ साहब, बीवी और 5 बच्चे ऐसे बिठाए हुए हैं कि अल्लाह ही माफ़ करे। तो वो सारी डॉक्यूमेंट्री में उसने अपना रैशनल बताया कि मैं गुजरा था, मैंने देखा यार इन गरीबों के लिए भी कोई गाड़ी होनी चाहिए। तो उसने कहा जी 1 लाख रुपए में गाड़ी आएगी।
1 लाख रुपया विल बी द सेल प्राइस। अब वहां से उसने वो डॉक्यूमेंट्री को 40-45 मिनट किया है, उसमें उसने ये बताया हुआ है कि हमें क्या क्या मसाइल आए। अब हम जब लाख रुपए में कह तो बैठे हैं, जब गाड़ी को डिज़ाइन करने की बारी आई तो ऐसे ऐसे मसाइल आए कि कुछ चीज़ें अगर हम पैसे बचाते थे तो गाड़ी फंक्शनल नहीं करती, गर्म हो गई, या कुछ इस तरह के मसाइल पैदा हो गए, इंजन वो स्पीड नहीं पकड़ रहा। कहता है वो सारे चैलेंजेस आए और गाड़ी या तो फिर गाड़ी का साइज़ बहुत छोटा करें, 2 लोगों के लिए करें। कहते हैं जब 2 लोगों के लिए करेंगे तो वो तो मेरी फैमिली वाला मकसद। उसने सारी डॉक्यूमेंट्री में ना यही आपको तगोदो दिखाई हुई है, और वो इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। उसमें सेल प्राइस नहीं बढ़ाई उन्होंने, क्या बढ़ाई है इसका मतलब, अच्छा उससे कहा नहीं उसने कि ये टारगेट कॉस्टिंग है। उस डॉक्यूमेंट्री में ये कहीं बोला नहीं लफ्ज, लेकिन आप जब अपने टॉपिक को जेन में रख के वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे नैनो कार की हिस्ट्री, तो वो आपको नजर आएगी उसमें टाटा कंपनी की कि वो टारगेट कॉस्टिंग फिट हुई है सारी। ठीक है, अच्छा इसके न्यूमेरिकल के स्टेप्स क्या हैं, लिख लें। न्यूमेरिकल करने के स्टेप्स क्या हैं? 3 स्टेप्स में सारा न्यूमेरिकल हो जाता है, बस खत्म चैप्टर। 3 स्टेप्स में सारा न्यूमेरिकल हो जाता है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट। टोटल में भी कर सकते हैं, पर यूनिट पे भी, तो कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट। मैं वैसे ज़्यादातर पहले पर यूनिट पे करता हूँ, फिर जो मांगा हो। कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट, तो उसका फॉर्मूला लिख लें, उल्टा जाना है जी। एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मैं पर यूनिट बता रहा हूँ। एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। एक लाइन में कर लें, ऊपर नीचे कर लें, आपकी मर्जी है। एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसको कहते हैं जो कस्टमर के मुंह से निकली है। टाटा कंपनी के केस में जो उसके मालिक के मुंह से निकली है, तो एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं खाली। एस्टिमेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपने रकम कस्टमर से पूछी थी और उसका एवरेज आउट किया है। एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। माइनस क्या कर देना है, तो जो आपके पास जवाब आएगा वो क्या होगा? टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट करंट कॉस्ट पर यूनिट। जो जवाब आएगा उसका नाम था टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप नंबर 2, ये जो रकम थी जो आपने वो पहले मॉडल शॉडल दे के लोगों से सर्वे कराए थे, टाटा कंपनी ने भी जो पहला मॉडल बनाया होगा और गाड़ी बनाई होगी, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा था, वो उन्होंने बताया होगा उस डॉक्यूमेंट्री में। तो जिस कॉस्ट पे पहली दफ़ा प्रोडक्ट बनी ना, सैंपल बेसिस पे या मॉडल टाइप, मॉडल बनता है पहले प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होती है, और वो मॉडल का डिज़ाइन बार बार क्या होता है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको प्रोटोटाइप भी कह देते हैं, उसको सैंपल प्रोडक्शन भी कहते हैं, टेस्ट प्रोडक्शन भी कहते हैं, ये सारे नाम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, तो करंट कॉस्ट कैसे निकलेगी? ये वाली रकम वो सारी वही है, बेसिक चैप्टर लिखो। डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट पे अगर मैं निकालूं, टोटल में भी निकल सकती है, ये बहस कोई नहीं है, जो कहेगा हम वैसे निकाल देंगे। टोटल में मांगेगा टोटल में, पर यूनिट पे मांगेगा, मैंने वैसे पर यूनिट पे लिखी हुई है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस क्या होता है? डायरेक्ट लेबर प्लस, ये एब्जॉर्प्शन से चलती है, ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल एफओएच एब्जॉर्ब्ड, इसमें भी एब्जॉर्ब्ड आते हैं, और फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब्ड, दोनों एब्जॉर्ब्ड ही आने हैं रेट की मदद से। वेरिएबल एफओएच एब्जॉर्ब्ड और फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब बाय यूजिंग ओएआर, इकट्ठे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस क्या किया है? वेरिएबल एफओएच एब्जॉर्ब्ड और प्लस सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन, कोई भी कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे दे सारी ले लेनी है, सारी ले लेनी है आपने, टेंशन नहीं लेनी। प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, सारी कॉस्ट ले लेनी है, इवन इसमें सेलिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, बाकी सारी और ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इवन कोई इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जो कॉस्ट दे दे आपका काम है एनी अदर कॉस्ट लिख के जमा कर दें बस। ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारी करंट कॉस्ट। कौन सी रकम ज़्यादा होगी? जर्नली कौन सी रकम ज़्यादा होगी? करंट कॉस्ट ज़्यादा होगी और ये कम होगी। तो आखिरी स्टेप है कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट गैप।
ये करंट कॉस्ट की जगह आप 18 रुपये लिख सकते हैं, टारगेट कॉस्ट की जगह आप ये 16 रुपये लिख सकते थे। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट गैप। ये कैसे आता है, गैप कैसे आएगा, और पेपर में ज़्यादातर गैप ही मांगा होता है। जी बताओ क्या फॉर्मूला है गैप का। गैप का मतलब होता है करंट कॉस्ट टारगेट से कितनी ऊपर है और आपने कम करनी है। तो फॉर्मूला बनेगा टारगेट माइनस करंट, गलत होगा, करंट ज़्यादा होनी है रकम, वो माइनस में नहीं निकालना। करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, यानी स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। टारगेट कॉस्ट गैप इज इक्वल टू क्या होगा, करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। इज इट क्लियर। इसके बाद स्टेप नंबर 3 के बाद चौथा स्टेप क्या है, वो न्यूमेरिकल नहीं है, वो थ्योरी मांग लेता है 4 नंबर की, वो लिख लें, रिमूव दिस कॉस्ट गैप। चौथा स्टेप ये थ्योरी मांगता है, तो वो मैं आपको जो थ्योरी बताऊंगा वो आपको कोटा लगानी पड़ेगी। रिमूव द कॉस्ट गैप, रिमूव द, कंपनी प्रोडक्ट को बार बार रीडिजाइन करेगी, सप्लायर से डिस्काउंट, ये अब स्टोरी है, कोई भी कहानी फिट हो सकती है जिससे हमारी ये कॉस्ट कम हो। लेबर टाइम ज़ाया कर रही है तो उसको कम कर लो, मटेरियल ज़ाया हो रहा है उसको कम कर लो, सप्लायर डिस्काउंट नहीं दे रहा वो देख लो डिस्काउंट, यानी कोई भी ऐसी बात आप यहाँ फिट कर सकते हैं जिससे आप ये बताने में के काबिल हो जाएं कि भाईजान कॉस्ट कम इस तरह से हो सकती है। लेकिन सबसे फेमस तरीका है रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, वो थ्योरी में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा। आपने ये 3 स्टेप्स कल याद रख के आने हैं, कल हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है। ओके, नोट्स भी लेके आना, वो सजेशन देनी है, मांगे तो देनी है, नहीं तो 3 स्टेप तक सवाल खत्म, 3 स्टेप तक सवाल खत्म। ओके जी, अल्लाह हाफिज।